नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात और राज्यसभा के चुनाव की कर लेते हैं। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। इसके बाद 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई, जिसमें बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बता दें कि कर्नाटक में निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल इस लिस्ट में शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी ने रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की सिर्फ 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव के नाम उत्तर प्रदेश से घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जिग्नेश को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मध्य प्रदेश की कविता पाटीदार का नाम पर मोहर लगाई गई है, जबकि महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और अनिल सुखदेवराव होंडे के नाम को राज्यसभा की सीट के लिए घोषणा की गई है। राजस्थान से घनश्याम तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरीके से बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा से इन सभी उम्मीदवारों को नामों को शामिल किया गया है, जिसके लिए राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने अपने 16 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी। तो बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए 16 नामों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 नामों को लेकर अटकलें जारी हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। फिलहाल 2 और नामों को लेकर अटकलों का दौर जारी है, लेकिन इस सूची में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और गोरखपुर के पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल के नाम से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ा दी गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस उम्मीदवारी के जरिए अपने इन 2 दिग्गजों को पार्टी के प्रति मेहनत का इनाम दिया है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इन दोनों उम्मीदवारों को और दोनों दिग्गज नेताओं के पार्टी के प्रति मेहनत को लेकर इसका इनाम दिया है और इनको राज्यसभा के टिकट के नामों के लिए घोषणा की गई है। गोरखपुर सदर के 4 बार के विधायक अग्रवाल ने साल 2002 में क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, लेकिन हाल ही में चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह अपनी सीट छोड़ दी थी। वही पहली बार उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए और चुनावी मैदानों में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके बाद यूपी के राजनीतिक का लोकप्रिय चेहरा होने के बावजूद लंबे समय से वाजपेयी के सियासी तारे गर्दिश में थे। उन्होंने 2014 में बीजेपी की कमान ऐसे समय पर संभाली थी जब पार्टी जमीन मजबूत करने के जद्दोजहद कर रही थी। पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ अग्रवाल का सियासी कद योगी के समर्थन से लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक तौर पर अग्रवाल की तारीफ की थी, जिसके बाद अब यह घोषणा की गई है। पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से डॉक्टर अग्रवाल को लेकर मिल रही इस प्रतिक्रियाओं को से भी यह बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। सीएम योगी के तस्वीर में आने के बाद चुनावी मैदान से पीछे हटे डॉक्टर अग्रवाल के सियासी भविष्य को लेकर उस दौरान चर्चाएं तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उन्हें टिकट देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनका बीजेपी के साथ जुड़ाव बरकरार रहा।
उनकी मेहनत को देखकर खुद अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। साल 2002 में आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ अग्रवाल का समर्थन किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जीता, जिसके बाद यूपी और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का मजबूत ब्राह्मण चेहरा वाजपेयी की ओर से राज्यसभा चुनाव में एंट्री अब उनकी हो चुकी है। लंबे समय से सियासी तौर पर संघर्ष कर रहे वाजपेयी को टिकट मिलने को पार्टी के बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2016 में बीजेपी के प्रदेश प्रमुख का जिम्मा भी संभाला था, जिसके बाद से ही उनके राजनीतिक गुमनामी में चली गई थी। इसके अलावा साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरठ से मिली हार से भी उन पर काफी असर डाला। एक और जब पार्टी अपने वफादारों को विधान परिषद या राज्यसभा भेज रही थी, तब वाजपेयी को कई मौकों पर नजरअंदाज किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ समय पहले ही उन्हें एक समिति का प्रमुख बनाया गया, जो विपक्षी दलों से बीजेपी से जोड़ने वाले नेताओं की प्रक्रिया को देख रही थी। वहीं उम्मीदवार के तौर पर उनके चुनाव के कई कारण भी हो सकते हैं। पहला, वाजपेयी के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को भी बड़ा नेतृत्व देने वाली की तैयारी कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी इसके जरिए पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा पार्टी ने सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया है। 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को 8 राज्यों के 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद खुद कांग्रेस में उनके जारी के नामों को लेकर बगावती सुर उठने लगे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें पी चिदम्बरम और तमिलनाडु, जयराम रमेश को कर्नाटक, राजेश शुक्ला को छत्तीसगढ़, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को राजस्थान से टिकट दिया गया है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उनका नाम सामने आते ही कांग्रेस में बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तो सीधे तौर पर इमरान का नाम को लेकर पार्टी आलाकमान पर निशाना साधा है, क्योंकि इस 10 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का, शायर इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सामने आया। राज्यसभा के लिए सूची जारी होने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता तो मौन हैं, लेकिन कुछ मुखर होते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम है, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद उन्होंने ट्वीट कर प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें उन्होंने इशारों में अपनी बात कही। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि शायद मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई कि उनके इस बयान को सीधे तौर पर पार्टी के फैसले के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि शायद कांग्रेस के लिए मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। इस बयान को सीधे तौर पर पार्टी के फैसले के खिलाफ भी देखा जा रहा है। पवन खेड़ा के अलावा अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने सीधे तौर पर इमरान को लेकर पार्टी आलाकमान पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। इसके बाद नगमा ने एक और ट्वीट के जरिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। नगमा ने लिखा कि सोनिया जी के कहने पर जब मैं 2003 से 2004 को पार्टी में शामिल हुई थी, जब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने के लिए कहा था, तब से 18 साल हो गए हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला है। वहीं महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्या इसके लिए हम कम योग्य हैं? इस तरह की प्रक्रिया अब कांग्रेसी राजनेता देते नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम महाराष्ट्र से राज्यसभा में जाने के बाद अब उनको लेकर कई कांग्रेस के नेता इस पर सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं।
तो रविवार को हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिजनों ने उनके पोस्टमार्टम से मना कर दिया, लेकिन इसमें एसआईटी की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिलहाल जिला प्रशासन और सिद्धू के परिजन इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह की हत्या के मामले में कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने मूसेवाले की सुरक्षा में कमी करने वालों पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की तैयारी कर रही है। जब से सिद्धू मूसेवाला की रविवार को जवाहर के गांव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। खास बात यह रही कि राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में कमी की थी और उनकी सुरक्षा वापस ली थी। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 30 राउंड फायर उन पर किए गए। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ली, लेकिन इस मर्डर में अब नया खुलासा सामने आया है। सिद्धू की हत्या कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअली नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बर्रार से कई बार बात की थी। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस अब पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस लॉरेंस को रिमांड पर भी ले सकती है। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने दावा किया कि उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से भी लगातार धमकियां मिल रही थी और उनसे फिरौती भी मांगी जा रही थी। पिता के मुताबिक मूसेवाला को कई बार फिरौती के लिए धमकी भरे फोन भी आए थे। पिता बलकौर सिंह ने कहा कि धमकियों की वजह से परिवार ने ब्लड प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी खरीदी थी, लेकिन रविवार को सिद्धू अपने 2 दोस्त गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार कार में कहीं निकल गए थे। पिता ने बताया कि ब्लड प्रूफ कार और गनमैन दोनों ही सिद्धू घर पर छोड़कर गए थे। इस वजह से वह निशाने पर आए थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही कनाडा के बेस्ट गैंगस्टर गोल्डी बर्रार ने ली है। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे और उनसे लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां आ रही थी और उनसे फिरौती की भी मांग की जा रही थी। इस मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी से पूछताछ में बड़ा दावा किया गया। गिरफ्तार आरोपी शाहरुख ने स्पेशल सेल को बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम उसे गैंगस्टर गोल्डी बर्रार और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया था। उन्होंने पहले भी सिद्धू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक सुरक्षा कर्मियों को देखकर वह लौट गए थे। पूछताछ में शाहरुख ने कुल 8 नाम बताए, जिन पर उन्होंने हत्यारों की मदद करने का आरोप भी लगाया। इनमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि अब पंजाबी सिंगरों के मैनेजरों का नाम इस हत्याकांड में शामिल हो रहा है। इसी कड़ी में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम भी उनकी हत्या में अब सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख ने कहा है कि वह भोला, हिसार के रहने वाले भोला और सोनू काजल के साथ मूसेवाला के गांव गए थे, लेकिन जब उनसे वहां 4 पीएसओ और AK-47 के साथ तैनात देखे गए तो उन्होंने हत्या का प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ बॉडीगार्ड थे, उनके साथ पीएसओ थे जिनके पास AK-47 थी, जिसको देखकर उन्होंने उनकी हत्या का प्लान उस वक्त ड्रॉप कर दिया। तब गोल्डी ने उनको सिद्धू की हत्या के लिए UZI हथियार भी दिए गए थे। फिर शाहरुख ने हत्या के काम को अंजाम देने के लिए AK-47 और बियर स्प्रे की मांग की। फिर किसी वजह से शाहरुख इस काम से अलग हो गए। अब दावा किया जा रहा है कि सिद्धू के मर्डर में अब वही बोलेरो का कार इस्तेमाल हुई है, जिसे भोला और सोनू रैकी के दौरान इस्तेमाल करते थे। पुलिस पूछताछ में कुल 8 नाम सामने आए हैं, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद की है। इसमें पहला नाम गोल्डी बर्रार का है, दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई का है, तीसरा नाम सचिन का है, जो कि मनकीरत औलख, सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर बताए जा रहे हैं, जिसमें जगमू का भी नाम चौथे नंबर पर शामिल है और 5वां नाम अमित
काजला का भी है। आपको बता दें कि छठा नाम इसमें सोनू काजल और बिट्टू दोनों ही हरियाणा गैंग के में हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें सातवां नाम सतेंद्र काला का है जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 8 में रहते हैं, जिसमें आठवां नाम अजय गिल का नाम सामने आया। इस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्यारों की मदद करने के लिए इन 8 जनों का नाम सामने आया है। इसको लेकर आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज भी इस हत्या के मामले की जांच करेंगे। तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई है और अब यह फैसला लिया गया है कि इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज हत्या की जांच करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के फेमस गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इस मामले में सियासत भी अब गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि वारदात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी छीनी गई थी। वहीं गायक की सुरक्षा घटाने पर आम आदमी पार्टी पर सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि मानसा में अपने नेता की हत्या के बाद पंजाब कांग्रेस में आक्रोश है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह रजा ने बताया कि मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए मानसा अस्पताल में गुरुद्वारा साहिब तक 6 बजे तक शांति मार्च भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने का गलत फैसला नहीं किया होता तो वह बच जाते। अकाली दल ने इस मामले में केंद्रीय स्तर तक की जांच करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में इनकी हत्या के चर्चे होने लगे हैं। केंद्रीय एजेंसियों से इनकी जांच की मांग की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज अब इस हत्या की जांच करेंगे। सिद्धू मूसेवाला जी की शरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं पंजाब बीजेपी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस घटना की पुरजोर निंदा करता हूं। आज ये जो सिद्धू मूसेवाले पर शरेआम गोलियां चलाई गई और उनकी हत्या की गई, इसका जिम्मेदार सीधे तौर पे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान के ऊपर इनकी हत्या का केस चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों भगवंत मान ने पंजाब में बहुत सारे लोगों की सुरक्षा वापस ली और सुरक्षा वापस लेते हुए उनके जानों से खिलवाड़ करने के लिए उनके नाम तक अखबारों में पब्लिश किए गए और शरेआम लोगों को बताया गया कि फला फला आदमी के जो है सुरक्षा वापस ली गई, जिससे कातिल और मजबूत हुए, हत्यारे और मजबूती के साथ इस घटना को अंजाम देकर गए। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप पंजाब में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की सुरक्षा वापस ले रहे हैं, भगवंत मूसेवाला की आपने सुरक्षा वापस ली और उनकी हत्या हुई, और एक तरफ आप अपनी बहन का राजनीतिक कद, राजनीतिक दिखावा करने के लिए, ढोंग करने के लिए, जिनके ऊपर कोई थ्रेट भी नहीं है, उन्हें पंजाब पुलिस की 2-2 जिप्सियां देते हैं। मैं भगवंत मान जी को इस हत्याकांड का गुनहगार मानता हूं। भगवंत मान जी, आप पंजाब को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं? पंजाब के अंदर इससे पहले इतनी गंदी सियासत नहीं हुई। पूरे पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है आपके आने के बाद। लगातार गोलियां चलने की घटनाएं आ रही हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं पंजाब में देखा जा रहा है। भगवंत मान जी, आपको इस दुखदाई घटना की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और जिस तरह आज सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई है, पंजाब और पंजाबी आपको बख्शेंगे नहीं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
तो नेपाल की सेना ने सोमवार को उस जगह का पता लगाया जहां रविवार को नेपाली एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आपको बता दें कि इस हादसे में 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल की सेना ने सोमवार को उस जगह का पता लगा लिया जहां रविवार को एक नेपाली निजी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नेपाली सेना के अनुसार 14 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों के शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। बता दें कि तारा एयर का 9 NAET का जुड़वा इंजन वाला विमान, जिसमें 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे, रविवार की सुबह पहाड़ी जिले से लापता होने के बाद कुछ ही घंटों बाद मुस्टैंग जिले के कोवांग में मिला था। आपको बता दें कि इस कड़ी में अब 14 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस निरीक्षक राजकुमार तमांग के नेतृत्व में एक टीम हवाई मार्ग में से दुर्घटना स्थल पर पहुंची, जहां अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों के कुछ शवों की पहचान अब तक नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस उनके अवशेष इकट्ठा कर रही है। इससे पहले नेपाल की सेना ने बताया था कि तारा एयर के विमान की तलाश के लिए बचाव प्रयास फिर से शुरू किया गया, जिसमें रविवार को मुस्टैंग जिले में बर्फबारी के बाद यह दुर्घटनाग्रस्त विमान की तलाश में तैनात किए गए हेलीकॉप्टरों को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस विमान में 4 भारतीय सवार थे। स्थानीय लोगों की तरफ से बताया गया कि नेपाली सेना को दी गई जानकारी के अनुसार तारा एयर का विमान मनापती हिमाल के भूस्खलन के चलते लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जहां 19 सीटर के इस विमान में 4 भारतीय, 3 विदेशी और 13 नेपाली नागरिक सवार थे। सूत्रों के अनुसार सेना के अधिकारियों को दूर से धुआं उठते दिखाई दिया, जिसके बाद विमान का सुराग पता लगा। आपको बता दें कि सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से नेपाली सेना को दी गई जानकारी के अनुसार तारा विमान के भूस्खलन के चलते लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद सेना को खराब मौसम के चलते रेस्क्यू करने तक में भी मुश्किलें आई। नेपाल में तारा एयर के एक विमान को रविवार ने सुबह उड़ान भरी थी। आपको एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक तारा एयर के डबल इंजन विमान ने सुबह पोखरा के जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। आखिरी बार विमान से सुबह 9:55 पर संपर्क हुआ, जिसके बाद संपर्क विमान से टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान में केवल 15 मिनट की उड़ान के लिए ही था और इसमें 22 लोग सवार थे। विमान के 5 घंटे के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर उसे क्रैश होने की आशंका जताई गई। अब उनकी जगह का पता लगा लिया गया। नेपाली सेना ने सोमवार को उस जगह का पता लगाया जहां ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके बाद 14 लोगों के शवों को वहां से बरामद किया गया, जिनकी कुछ शवों की पहचान अब तक भी नहीं हो पाई है। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलवामा जैसे मोहम्मद का एक आतंकवादी मार गिराया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने जैसे मोहम्मद का एक आतंकी ढेर कर दिया है। दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही थी, जिसके बाद उस आतंकवादी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों के जवान मोर्चे पर डटे हुए रहे, जिसके बाद इस आतंकवादी को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया। जिले के गुंडीपुरा में रविवार की शाम आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया। आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का एक दहशतगर्द अभी भी फंसा हुआ है, जहां आईजी ने बताया कि 23 मई को निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या में शामिल जैसे आतंकी आबिद शाह समेत 2 आतंकवादियों को घेर लिया था। फिलहाल ऑपरेशन जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी में सूचना पर रविवार शाम गुंडीपुरा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान घेराबंदी सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान सुरक्षा बलों के जवान घेराबंदी तलाशी अभियान चला रहे थे और घेराबंदी सख्त होता देख कुछ आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने समय बरतते हुए आसपास के इलाकों के लोगों को सुरक्षित निकाला, जिसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं माने और फायरिंग शुरू करते रहे। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया।
पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के फतेहपोरा में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की। इस पर जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग निकले। हालांकि उन्होंने भागने के दौरान एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड मौके पर ही छोड़ दिए, जिसे हथियार की बरामदगी के बाद पूरे इलाके की सघन तलाशी ली गई। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना मामलों में एक दिन फिर गिरावट देखने को मिली। कई दिनों के बाद कोरोना में नए मामलों में एक ही गिरावट देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2706 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक्टिव मामलों में इजाफा देखने को मिला है। एक्टिव केस बढ़कर अब 17,698 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई है, जिससे कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,611 हो चुकी है। हालांकि यह आंकड़ा कल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रविवार को 14 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। दूसरी ओर कोरोना से ठीक होने की वालों की बात करें तो इस दौरान 2070 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंत्रालय ने कहा है कि एक्टिव मामलों में कुल संक्रमण दर 0.04% शामिल है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,26,13,440 हो चुकी है। कोरोना के मामलों में इजाफे को चलते राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी अभी भी जारी है। इसके तहत अब तक देश में कुल 193 करोड़ 31 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुके हैं। बता दें कि 4 मई को 2 करोड़ और पिछले साल 23 जून को 3 करोड़ लोगों को एक ही दिन में कोरोना वैक्सीन लगाकर सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया था। बता दें कि देश में अब तक कोरोना के चलते कुल 5,24,611 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जाने गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 1,47,859 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल में 69,623 मौतें दर्ज की गई हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 40,106 कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ 38,025 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में 26,208 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं और यूपी में 23,519 मौतें हुई हैं। दिल्ली और यूपी के आंकड़ों की अगर बात करें तो यूपी के आंकड़े 23,519 हैं और दिल्ली के आंकड़े 26,208 हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 21,204 मौतों का आंकड़ा कोरोना की वजह से सामने आया है। और बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों में 2,706 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक ही दिन में 25 लोगों की जान कोरोना से गई है। बुलेटिन में बात अब कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर ब्रह्मा सरोवर और तीर्थों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने पितरों के प्रति पिंडदान भी किया। सोमवती अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कुरुक्षेत्र ब्रह्मा सरोवर में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजन और पिंडदान और दान भी किया। पौराणिक काल की से ही सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा सरोवर और स्नेहित सरोवर में देवी देवताओं का श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हर अमावस्या पर सैकड़ों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र के पवित्र तीर्थ ब्रह्मा सरोवर, सन्निहित सरोवर और को लिए वहाँ स्नान किया जाता है, जहाँ पूजा अर्चना करके पीड़ितों की शांति के लिए पिंडदान करे जाते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कुरुक्षेत्र की पुलिस इस मामले में कड़ी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं रीटा देवी गांव बंदराना से आई हूं अमावस्या पे नहाने के लिए कुरुक्षेत्र में। और सुना है कि यहां नहाने से सभी शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं, सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए सोमवती अमावस्या का ज़्यादा महत्व है। तो कि पांडवों के टाइम में सोमवती मोसनी आई थी। जब पांडवों ने पिंडदान किया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो सेना में लोग मारे गए थे, उनके टाइम में पितृ सोमवती मोसनी आई थी। तो आज सोमवती मोस का बड़ा भारी महत्व है। उन्होंने श्राप दिया था पांडवों ने कि आप कलयुग में एक साल में कई दफा होगे। तो आज सोमवती मोस का बड़ा भारी महत्व है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, सुबह भी काफ़ी लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए यहाँ पर पितृ पूजा पिंडदान के लिए आए। अपने पितरों को तर्पण पिंडदान देते हैं, दान पुण्य करते हैं। पितरों की आत्मा शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए पिंडदान पितृ पूजा का महत्व है। ऐसे ही जैसे कि आपको पता है कि आज सोमवती अमावस्या है, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है कि कोई गड़बड़ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए अलग से भी फोर्स लगाई गई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात आईपीएल की कर लेते हैं। दरअसल आईपीएल में अब आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 की विजेता टीम रही। टीम ने पहले मैच से लेकर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। गुजरात टाइटंस पहली बार आईपीएल में हिस्सा ले रही थी और पहली ही कोशिशों में टीम ने बड़ी और दिग्गजों टीमों को चारों खाने चित कर दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 130 ही रन बनाए थे, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने इस छोटे से टारगेट को 18 ओवर की पहली बॉल पर और 3 विकेट के नुकसान पर जरूरी रन जुटाकर मैच ही नहीं बल्कि खिताब भी अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस की टीम ने हर मैच में कोई ना कोई नया हीरो आईपीएल को दिया। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच आशीष नेहरा ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। इससे पहले अहम मुकाबलों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 44 रन बनाए थे। इस दौरान सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 22 रन बनाकर यश दयाल का शिकार बन गए, जिससे उनके और बटलर के बीच 24 गेंदों में सिर्फ 31 रनों की ही साझेदारी हो पाई। इससे के बाद जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन ने पारी को आगे बढ़ाया। फिर बटलर और कप्तान सैमसन ने टीम का स्कोर 7 ओवरों के बाद 50 के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद गुजरात की कसी हुई गेंदबाजी के कारण राजस्थान आखिरी तक दबाव में रही। इसका नतीजा यह हुआ कि 8 ओवरों के बाद कप्तान हार्दिक ने कप्तान सैमसन को 14 रन पर ही पवेलियन भेज दिया, जिससे राजस्थान को 60 रनों पर दूसरा झटका लगा। इसके बाद राजस्थान का विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसके बाद देवदत्त को 2 रन बनाकर आउट हो गए। अगले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने जॉस बटलर को 39 रन पर आउट कर दिया, जिससे पूरी टीम लड़खड़ाती नजर आई। राजस्थान ने 12 ओवरों में 69 रनों की पारी खेली, जिसके में 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे। इस बीच सेमरॉन हेटमायर और आर अश्विन भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। वहीं 15 ओवर के बाद आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने हेटमायर को 11 रन पर ही आउट कर दिया। अगले ओवर में आर साई किशोर ने अश्विन को 6 रन पर ही पवेलियन भेज दिया, जिससे राजस्थान रॉयल ने 96 रन के भीतर ही अपने 6 विकेट खो दिए। 7वें और 8वें नंबर पर आए रियान पराग और ट्रेंट बोल्ट ने भी टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन 18वें ओवर में साई किशोर की गेंद पर बोल्ट आउट हो गए, जिसमें 9वें स्थान पर आए मकॉय ने साई किशोर की गेंद पर छक्का लगाया। वहीं 19वें ओवर में दयाल ने सिर्फ 3 रन ही दिए और 20वें ओवर का फेंकने आए मोहम्मद शामी ने 7 रन देकर पहले मकॉय को रन आउट किया, फिर पराग को बोल्ड कर दिया, जिससे राजस्थान रॉयल ने 9 विकेट खोकर 130 रन ही बना पाए। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। तो आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता। गुजरात टाइटंस
इस बार पहली बार आईपीएल खेली थी जिसने इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें कि ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ है जब कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग को छोड़कर कोई नई टीम आईपीएल का खिताब जीती है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।